हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एकदम रेडी अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। तो आज हम लोग चैप्टर जो है 11 पढ़ेंगे साइंस का। ठीक है, क्लास 9 के लिए। तो अभी तक जो भी चीज आप लोग पढ़े थे पूरे अच्छे तरीके से पढ़े थे, पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ था आप लोगों का। और जितने भी बैक एक्सरसाइज थे और ब्लू टेक्स्ट जो था बुक में, वो भी अपन लोग देख लिए थे ना। एकदम सब कुछ आसानी से हो गया था, किसी को कोई डाउट नहीं। अगर पीछे वाली चीजें अच्छी होगी तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा पिछले वाले सब चैप्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग सब कुछ अच्छे से पढ़े होंगे तो ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से नोट्स बनाएंगे इसका। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी क्लास 11th में भी मिलेगा आपको ये चैप्टर। ठीक है ना, तो वहां पे चीजें और आसान होने के लिए आपको यहाँ पे चीजें आसानी से समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग का पूरा वर्क एंड एनर्जी पे रहेगा। ठीक है, हम छोटे छोटे वीडियो बना देंगे, 2 पार्ट में बना देंगे इसको, अगर आप लोग ज्यादा टाइम बच गया अपने पास तो। ठीक है ना, तो आज का सेशन अब हम लोग स्टार्ट करें। आप लोग सब कोई नोट्स वगैरह सब लेकर के बैठे हैं? चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम लोग। चलिए देखते हैं क्या है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग वर्क को समझते हैं कि वर्क होता क्या है। ठीक है ना, तो आप लोग डेली कुछ ना कुछ वर्क करते रहते हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ क्या करते हैं, करते रहते हैं। तो आप किसको बोलते हैं कि वर्क हुआ? हाँ यार, कुछ रिजल्ट आता होगा तभी ना आप बोलते होंगे हाँ सर वर्क हुआ। नहीं तो बैठे बैठे सिर्फ कुछ कर रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है तो उसको थोड़े ना बोलेंगे वर्क होना। हाँ, उसको वर्क होना नहीं ना कहेंगे। तो अब हमको समझना है कि पहले वर्क होता क्या है। ठीक है ना, तो समझिएगा क्या होता है वर्क। क्या होता है ना छोटू, कि अपन लोग जब किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं, क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फोर्स लगाएं, और जिस बॉडी पे हम लोग फोर्स लगाएं, अगर वो कुछ डिस्प्लेस्ड हुआ, कुछ डिस्प्लेस हुआ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए हैं उस डायरेक्शन में हुआ, तो हम लोग कहेंगे वर्क डन। क्या कहेंगे? कि यहां पे वर्क हुआ। समझ में आया? तो वर्क कब होगा? जब हम लोग फोर्स लगाएंगे और क्या होगा, बॉडी डिस्प्लेस्ड होगा, तब हम लोग कहेंगे। जैसे यहां पे हम लोग अगर देखें, क्या देखे सर वर्क का डिफिनेशन, क्या देखे सर वर्क का डिफिनेशन, तो देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड। ये डिस्प्लेस्ड होना जरूरी है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये बोल रहा है सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स के क्यों सर? डिस्प्लेस जो होगा वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे क्यों, उसी डायरेक्शन में क्यों। अभी आप लोग को जो पढ़ना ना छोटू, याद रखिए, जैसे ये बॉडी है ना और इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी किधर होना चाहिए सर? इसी डायरेक्शन में। यही अभी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है ना, ये नहीं कि सर हम फोर्स जो है ना इस डायरेक्शन में लगाएं और बॉडी डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये अभी आप लोग को नहीं पढ़ने के लिए है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कुछ कुछ एंगल वगैरह आएगा जो आगे क्लास में पढ़ने के लिए वहां देखा जाएगा क्लास 11th में। अभी जो पढ़ने के लिए सर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर उल्टे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हुआ उल्टे डायरेक्शन में, तो वर्क निगेटिव होगा। तो समझ लीजिए वर्क पॉजिटिव कब होगा और वर्क निगेटिव कब होगा? जब जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हुआ तो वर्क होगा। तो सर वर्क पॉजिटिव होगा। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा सर? बॉडी डिस्प्लेस होगा, तो वर्क क्या होगा? निगेटिव। जो हम लोग को आगे क्लास में है, अभी बस इतना ही है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम लोग? वर्क हुआ। ये अभी हम लोग को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सर अब अगर आगे देखिए कि सर वर्क होता क्या है, तो वर्क कुछ नहीं होता है। वर्क जो होता है ना छोटू, जो फोर्स आप लगाए ना उसको, ठीक है, और इनटू जितना बॉडी डिस्प्लेस्ड हुआ है ना उसको, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही अपना वर्क होता है। ठीक है, अगर हम लोग का बॉडी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो, तो F इंटू जीरो क्या होगा? जीरो, मतलब वर्क डन जीरो। इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो वहां डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो होगा तभी अपना वर्क होगा, नहीं तो वर्क नहीं होगा। तो वर्क का फॉर्मूला यहां से क्या मिल गया सर? वर्क मिल गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां हम देख सकते हैं द वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है सर किसका? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी दोनों का। तो यहां से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू एफएस। ठीक है, अगर अब यहां यूनिट का बात करें, सर यूनिट क्या होगा? ठीक है, तो आप ही बताइए वर्क का यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है सर? न्यूटन। और सर ये डिस्प्लेसमेंट है ना एस, तो सर उसका यूनिट क्या होता है? मीटर, आप लोग को पता है। तो सर यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग जूल भी बोलते हैं।
न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं सर, जूल बोलते हैं। तो यही अपना क्या होगा यहाँ पे, वर्क डन का यूनिट, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट भी आप लोग पढ़े होंगे जूल, तो एनर्जी वर्क का ही एक फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसीलिए दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वर्क का एनर्जी जूल होता है, एमसीक्यू वगैरह में पूछता है, तो वहां पे आप टिक कीजिएगा सही से, ठीक है सर। उसके बाद चले कि सर हम लोग एक जूल वर्क कब कहेंगे। हम लोग अगर बोलेंगे एक जूल, जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए एक जूल वर्क कब होगा, तो हमको पता है कि सर जब हम 1 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी पे लगाएं और वो डिस्प्लेस कितना मीटर हो, 1 मीटर हो, तो उसको क्या कहेंगे सर कि 1 जूल वर्क हुआ है। समझ में आया यहां तक बात, ठीक है। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अगर अब इसके आगे हम लोग देखें, ठीक है, एक एग्जाम्पल, ठीक है, आइए तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो सर एग्जाम्पल क्या दिया है, पढ़िए ध्यान से। तो सर एग्जाम्पल ध्यान से आप लोग पहले पढ़िए। सर एक एग्जाम्पल दिया, इफ ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे क्या किया सर, हम लोग फोर्स लगाए, कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का, दिख रहा है ना, 5 न्यूटन का ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर। ये आपका एक बुक का एग्जाम्पल है, समझे, एनसीईआरटी बुक का, टेक्स्ट बुक का आपका एक एग्जाम्पल है ये। तो बॉडी कितना मीटर डिस्प्लेस हो गया सर, 2 मीटर इन द डायरेक्शन फोर्स। क्या क्या जरूरी है कि जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, फोर्स लगाए, नहीं तो क्वेश्चन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, अलग लेवल का बन जाएगा। देन वर्क डन इज, तो बोल रहा है वर्क कितना होगा बताओ। तो अभी तो हम लोग पढ़े थे वर्क इक्वल टू क्या सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर बताइए सर, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सर अपना फोर्स 5 न्यूटन है और सर डिस्प्लेस कितना हुआ है 2, तो कितना हो जाएगा 10 जूल हो जाएगा क्या। तो कितना जूल होगा सर, वर्क 10 जूल, यही ना होगा, दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना था और क्या करना था, कितना इजी चीज था। यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक है। इसके आगे अब अगर बात करें एक और एग्जांपल का, चलिए एक और एग्जांपल का बात करते हैं, देखते हैं सर एक और एग्जांपल। ये पहला एग्जांपल था, यहां भी देखिए 10 जूल आया ना, ठीक है। तो सर अब बात है कि सर वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो वर्क हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगा सर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो सर पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया तो क्या लेंगे सर, वर्क क्या सर, उसको निगेटिव लेंगे। समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, अब यहां वही लिखा हुआ है कि सर अगर द वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हुआ और निगेटिव जब अपोजिट डायरेक्शन में, ये चीज लिखा है। और सर वर्क डन 0 भी हो सकता है, कब सर, जब बॉडी डिस्प्लेस ही ना करे। अभी देख चुके हैं ये सब बातें हम लोग, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे क्या दिया है सर, एग्जाम्पल ध्यान से पढ़िए। तो व्हेन वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, उसको उठा रहे हैं हम लोग, ठीक है। हियर द वर्क डन इज पॉजिटिव बट देयर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव। तो क्या हुआ सर, वर्क अगर हम ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, और बॉडी को हम डिस्प्लेस किधर कर रहे हैं, ऊपर। तो बताइए सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुआ कि नहीं, तो इस कंडीशन में वर्क क्या हो जाएगा अपना, निगेटिव होगा कि नहीं। तो ये बेस्ट एग्जांपल था सर, कब होगा निगेटिव, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं, जैसे ये एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए पोर्टर लिफ्ट ए लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट on the head 1.5 meter above the ground, calculate the work done by him on the luggage। क्या हुआ सर, आइए यहां ध्यान से समझते हैं, ठीक है। आइए क्या दिया है सर कि सर कोई एक आदमी था, ठीक है ना, ये एक आदमी होगा, ये मान लीजिए ये एक अपना आदमी है, ठीक है ना, आदमी है। ये क्या क्या या जमीन पर से एक लगेज को उठाया और अपने ऊपर सर के ऊपर रख लिया। तो ये जो डिस्टेंस उठाया ना, वो डिस्प्लेसमेंट ये 1.5 मीटर का, कितने मीटर का सर, 1.5 मीटर का उठाया, ठीक है। अब अगर बात करें मास कितना था उसका, सर मास 15 kg था, कितना था सर 15 kg, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको 10 बोला है लेने के लिए, आप ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ चुके हैं तो जी का यूज आप कीजिएगा, 10 बोल दिया लेने के लिए। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, तो सर 1.5 मीटर उठाना है और बॉडी कितने केजी का है सर, 15 केजी का, क्या 15 केजी का, ओके। तो सर यहाँ पे जो मास हम लोग है बॉडी का वो कितना केजी है सर, 15 केजी। अब बताइए सर
ये जो बॉडी को उठाए हम, तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? नीचे लगेगा क्या सर? कौन सा फोर्स सर? ग्रेविटेशनल फोर्स। किधर लगेगा सर? नीचे। तो सर फोर्स का डायरेक्शन नीचे लग रहा है, जब भी आप उठा रहे होंगे तो ग्रेविटी उसको क्या करोगा? नीचे की तरफ खींचने का कोशिश कर रहा होगा ना। तो सर उस वर्क का फॉर्मूला क्या होगा सर? ठीक है, तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स इक्वल टू mg होता है, आपको पता है सर। अगर हम लोग उठाते हैं ग्रेविटी में, फ्री फॉल में, तो F इक्वल टू mg ना। तो सर मास 10 kg इंटू जी 10 लेने बोला है ना, तो कितना न्यूटन आ गया सर? 100 न्यूटन। कितना आ गया? 100 न्यूटन। ठीक है सर, तो फोर्स अपना निकल गया। अब वर्क निकालते हैं। तो वर्क इक्वल टू क्या सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है सर? 100 न्यूटन अभी निकाले हैं, इंटू वर्क माइनस 1.5 लेंगे क्या? क्यों सर? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है अपना? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी दोनों को मल्टीप्लाई आपको करने आता है सर, कितना हो जाएगा? 150 जूल माइनस में ना। तो इस तरीके से अपना वर्क माइनस में भी निकल सकता है। तो माइनस 150 जूल यहाँ पे आ गया। तो बातें यहाँ तक समझ में आई अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब इसके आगे चले हम लोग, चलते हैं। तो यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो वर्क यही सब था सर। अब इसके बाद आता है एनर्जी का। ठीक है, तो सर अब एनर्जी होता क्या है? बात यह है कि सर एनर्जी क्या होता है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से समझिएगा कि सर एनर्जी क्या होता है, ठीक है ना। तो एनर्जी तो पहले तो बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्म में, लाइट एनर्जी, बहुत सारे फॉर्म में एनर्जी पाया जाता है, ठीक है सर। विंड एनर्जी, ये सब आपको पता है, सारे बहुत सारे टाइप के एनर्जी हैं। तो हम लोग को जो पढ़ने के लिए है ना सर, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ने के लिए, जिसके अंदर दो एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। दो टाइप की एनर्जी अपने लोग को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए सर सबसे पहले हम लोग एनर्जी क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है ना। एनर्जी क्या होता है ये समझते हैं। तो एनर्जी कुछ नहीं सर, वर्क का एक फॉर्म है। वर्क का क्या एक फॉर्म। जैसे एक बात समझिए, देखिए आप जैसे सुबह सुबह उठे सो करके, आपके पास बहुत ताकत है और गए आप काम करने लगे और शाम तक में आप क्या होते, थक जाते एकदम। उसके बाद एकदम थकने, आपसे सामान उठेगा, कुछ काम हो पाएगा क्या आपसे? नहीं हो पाता है। क्यों? इसका रीजन क्या है, क्यों आपसे काम नहीं हो पाता है? क्योंकि जो आपका सारा एनर्जी था शरीर में ना, वो सारा क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। वही एनर्जी क्या हुआ सर? जितना भी एनर्जी था वर्क के फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। जितना आप वर्क किए ना, उसी फॉर्म में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग उसके बाद वर्क नहीं कर पाते हैं। तो सर जो वर्क किए ना, वो क्या था? वही एनर्जी था अपने पास, समझे। तो वर्क का ही एक फॉर्म कौन है सर? एनर्जी। तो आइए चलिए उसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि सर एनर्जी क्या है। तो सर एनर्जी क्या है सर? एनर्जी क्या है सर? एक कैपेसिटी है। क्या है सर? एक कैपेसिटी। क्या करने का सर? वर्क करने का। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एक वर्क करने का कैपेसिटी है। तो अब अगर हम लोग अभी तुरंत बात कहते हैं कि सर जो वर्क का यूनिट होगा वही एनर्जी का भी यूनिट होगा, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है ना। तो सर इसका भी यूनिट क्या होगा सर? जूल ही होगा। क्या होगा सर? जूल, ठीक है। तो सर आपको पता है कि अगर आपको 1 जूल एनर्जी चाहिए तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा सर? सर 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। क्या सर? 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। समझ में आया? अगर आपको 1 जूल वर्क करना है तो सर कितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा? आपको 1 जूल एनर्जी का ही जरूरत पड़ेगा, तभी आप कर पाइएगा वो काम, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें 1000 जूल को क्या बोलेंगे, तो सर 1000 जूल को हम 1 किलो जूल भी बोल सकते हैं। 1000 जूल को 1 किलो जूल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। उसके अलावा सर हम लोग को पता है बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म का एनर्जी होता है। हमको कौन सा पढ़ने के लिए सर? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा? मैकेनिकल एनर्जी। जो क्या कौन कौन से फॉर्म में पाया जाता है सर? एक पोटेंशियल और दूसरा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पाया जाता है। तो एक करके हम लोग दोनों एनर्जी को डील करें। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। सर काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है। तो किसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, वो उसके मोशन के कारण आता है। किसी कारण? मोशन, उसके वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, उसी को काइनेटिक एनर्जी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करें? चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं सर कैसे करते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। तो बताइए सर आप क्या पढ़े थे? सर हम लोग पढ़े थे सर वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। यही पढ़े थे क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़े थे। और वर्क ही क्या है सर? एनर्जी। इसलिए एनर्जी इक्वल टू क्या पढ़ लिया आप लोग सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
नहीं ना। तो बताइए तो फोर्स का फॉर्मूला आपको क्या पता है? फोर्स का फॉर्मूला है सर हमको m इंटू ए, यही पता है ना। अब s डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पढ़े थे क्या? एक क्या सर? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से क्या हो जाएगा सर? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहां से s निकल जाएगा, क्या क्या निकलेगा सर? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a, यही निकलेगा क्या? s यही निकलेगा। ठीक है, तो अब यहां क्या करेंगे हम? s की जगह उसको पुट कर देते हैं। पुट कर दीजिएगा तो सर u स्क्वायर बाय 2a, ए चला गया क्या? ए क्या हुआ? चला गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बचा सर? 1/2 बचा, m बचा, और क्या बचा सर? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब जैसे हम कोई काम करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होता है? जीरो ही होता है ना। तो u को हम यहाँ पे क्या ले लेंगे सर? जीरो। u क्या ले लेंगे? जीरो। तो क्या हो जाएगा बताइए तो सर? तो ये हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर? इसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो सर काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है सर? वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया यहां तक? यही है अपना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सर? हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मास पे भी डिपेंड करता है ना। मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा सर? ऑब्जेक्ट का बढ़ जाएगा, यही ना। अगर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना था कि सर काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। ठीक है, ये किसके कारण आएगा सर? किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के कारण। अगर कोई चीज मूव कर रहा है ना जितना फास्ट, उसके अंदर उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगा। समझ में आया? चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे और इसके आगे। इसके आगे क्या है सर? ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट पोसेस काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक फेलिंग कोकोनट सर, स्पीडिंग कार, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग वाइन, ये सब रनिंग एथलीट्स सब पोसेस क्या? काइनेटिक एनर्जी। हर किसी के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इसी कारण से क्या है? वो वेलोसिटी आ रहा है उसके अंदर। ठीक है सर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन क्या? इस स्पीड। देखिए ना लोग, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर था। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन एन ऑब्जेक्ट मूविंग स्लोअर। तो कोई चीज धीरे धीरे चल रहा है, कोई चीज फास्ट एकदम चल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा? जो ज्यादा फास्ट चलेगा उसी का ना ज्यादा होगा। क्या कहा भी के सर हमको पता है सर क्या है, कैसे रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, इसलिए ज्यादा फास्ट चलेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो आपका अगर बात करें फॉर्मूला का काइनेटिक एनर्जी का, तो क्या हो गया सर? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है सर, इसके बाद अगर एक हम एग्जांपल का बात करें कि चलिए सर एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए पढ़िए तो क्या लिखा है सर? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है सर? 15 kg, इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। कितना सर उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी? 4 मीटर पर सेकंड है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट? काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो हमको पता है, कैसे इसको फाइंड करेंगे सर? बताओ आप ही सर, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। हाँ अभी बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। चलिए अब एक एक करके बताइए, मास और वेलोसिटी उसका कितना है, ये क्वेश्चन में देख लेते हैं। सर क्वेश्चन में उसका मास जो है ना 15 kg है और वेलोसिटी 4 है। वेलोसिटी कितना है? 4। पुट कर दीजिए, मास 15 kg और वेलोसिटी कितना? 4। तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे ना। ठीक है सर, तो कितना हो जाएगा? 15 1 जा 15/2, 4 का स्क्वायर 16, 2 से 8, 15 8 जा 120। तो कितना जूल आ गया सर? 120 जूल आ गया। क्या आ गया? 120 जूल काइनेटिक एनर्जी इसका। समझ में आया बात? इस तरीके से आपको मास वेलोसिटी दिया रहेगा तो इजी फॉर्म में फार्मूला में पुट करना है और काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना है। कितना इजी था, समझ में आया? इसके अलावा एक और एग्जांपल आपके अथी में दिया हुआ है, हम मोबाइल में देख लेते हैं उसको। ठीक है ना, बुक के एग्जांपल्स में आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है। चलिए देखते तो फॉर्मूला क्या, क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन दिया है, हाँ लिखा है, एन व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। आप पेज नंबर 151 में देख सकते हैं ये क्वेश्चन, पेज नंबर 151 में। सर कैसे कैसे निकालेंगे, चलिए आप देखते हैं सर। तो क्या पूछा है निकालने? व्हाट इज द वर्क टू बी डन, कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन यही है सर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कार था ना सर, उसका स्पीड कितना है स्टार्टिंग में? 30 किलोमीटर पर आवर।
वेलोसिटी या स्पीड जो समझिए आप, या मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब है मेरा। और थोड़ी देर के बाद क्या हो गया सर इसका वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। ठीक है सर। अब बोला कि इसका स्पीड यहां से यहां तक ले जाने के लिए हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हमको देखना पड़ेगा वर्क उतना ही कर पाएंगे ना जितना मेरा एनर्जी रिलीज होगा। तो सर हम लोग पहले एनर्जी का बात कर लेते हैं, कितना कितना एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर, वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी के कारण इसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सर, हाफ mv स्क्वायर। तो सर पहले इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बताइए सर इसका पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दे, हम लोग बदल दे वेलोसिटी को। चलिए तो सर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पता है ना। तो सर 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, तो कितना आ गया सर 25/3 मीटर पर सेकंड, ये इसका आ गया। अब फाइनल वेलोसिटी का भी सर निकाल लेते हैं हम, इसको u बोल देते हैं, इसको v बोल देते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। 16 × 5/18, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, तो 50/3, ये कितना आ गया सर 50/3 मीटर पर सेकंड। तो सर दोनों वेलोसिटी निकल गया। अब दोनों काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा पहले बताइए। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो हाफ mv इनिशियल मतलब u का स्क्वायर, किसका स्क्वायर सर, u का ना, u का स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू एक करके पुट कीजिए। हाफ मास कितना दिया हुआ है सर, हमको मास जो है दिया हुआ है 1500 kg, आप क्वेश्चन में देख कर लीजिए। तो यहाँ 1500 kg पुट कर दीजिए, u 25/3, इसी का स्क्वायर ना। चलिए क्या करके सॉल्व करते जाइए, हाफ इंटू 1500 इंटू 25 का स्क्वायर सर 625, ठीक है, और 3 का स्क्वायर सर 9, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 500, यही ना। उसके अलावा अगर और बात करें 2 से तो 250। अब आप यहां से कैलकुलेशन करना जानते हैं, अगर आप यहां से कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा सर 156,250/3 जूल, इतना ही जूल ना। ठीक है, कितना जूल सर 156,250/3 जूल। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीके से सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो ये सर हाफ mv स्क्वायर, तो सर हाफ मास कितना है सर 1500 इंटू वेलोसिटी कितना सर, हम लोग निकालते हैं 50/3 का स्क्वायर, यही ना। तो हाफ 1500, 50 का 5 का स्क्वायर 25, 20/3 का स्क्वायर 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना गया सर 625,000/3, इतना जूल। दोनों एनर्जी आपको निकल गया यहां तक। अब क्या करेंगे सर, कितना आया 625,000/3, 000 आ रहा है ना, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग को निकालना है सर कितना एनर्जी, पहले देखिए कम एनर्जी है वहां ज्यादा एनर्जी, तो इतना जितना एनर्जी आया होगा इसके अंदर वही क्या होगा सर, मेरा वर्क उतना ही हुआ होगा ना। तो सर हमको निकालना है वर्क डन, तो क्या करेंगे सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस कर दीजिए, तो बताइए कितना है 625,000/3 माइनस 156,250/3, तो माइनस करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा बताइए तो सर 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 6 गया 8, यही ना। अब बताइए ये 11 में से 5 गया 6, ठीक है, 5 में से 1 गया 4/3। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं बताइए, 20 से 26 37, 3 से कट जाएगा तो कटा दीजिए सर। 15 3 जा 45, 1 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 से 5 जा कितना गया सर 156,250 जूल। इतना जूल वर्क उसको क्या करना पड़ेगा सर। क्लियर बात, यही क्वेश्चन पूछा था कि कितना जूल उसको वर्क करना पड़ेगा। तो आप लोग को फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल के इनिशियल में से काइनेटिक एनर्जी निकाल के क्या कर देना है, माइनस कर देना है, इतना ही जूल उसको वर्क करना पड़ेगा। तो यहां तक बात समझ में आया अच्छा तरीके से, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चले अब इसका आगे, ओके सर। चलिए इसके बाद एक और एग्जांपल आपको दिखेगा सर, क्वेश्चन दिखेगा आपको, मतलब ब्लू टेस्ट जो है ना वो सर,
सर क्वेश्चन 3 पेज नंबर, आप उसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन 152 पेज नंबर में थर्ड वाला ब्लू टेस्ट में जो है ना उसको देखिएगा वो क्वेश्चन को। तो क्या दिया है ध्यान से पढ़िए। सर दिया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल। सर कोई बॉडी है उसका मास m है, ठीक है, वो कितने के स्पीड से चल रहा है सर, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितना है सर 25 जूल। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी डबल, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज 3 टाइम्स। बोला जब उसका वेलोसिटी कितना हो जाए सर, डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, तो बताइए सर कि कितना उसका क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। चलिए एक करके बात करें हम लोग, चलिए देखते हैं। तो इसको हटा दे रहे हैं। तो हमको पता है सर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। तो सर कितना दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, पहले बताइए हमको सर, क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दिया है 25 जूल, तो यहाँ 25 पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, हाफ इंटू m, मास कितना दिया है सर, इसका मास तो m ही दिया हुआ है सर, इंटू वेलोसिटी 5 दिया ना, तो 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से 25 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू मास इंटू 25, तो यहाँ से सर 25 क्या हो गया, कट गया, तो मास इक्वल टू कितना गया सर 2 kg, मास निकल गया ना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे मास निकालना। अब वेलोसिटी को डबल कीजिए, अब ट्रिपल कीजिए, जो करना है कीजिए, आप निकाल देंगे। अब बताइए तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, चलिए बताइए हाफ, सर मास कितना है 2 kg, वेलोसिटी को बोला डबल करने, पहले वेलोसिटी 5 था तो कितना हो गया 10 का स्क्वायर, 2 गया तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 जूल, होता है क्या, होता है ना, तो सर यही हो गया 100 जूल। अब बोला वेलोसिटी को अगर 3 टाइम्स करते तो फिर से काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, सर हाफ m 2 है सर, ट्रिपल करेंगे तो 15 हो जाएगा क्या, 15 का स्क्वायर, 2 गया, 15 का स्क्वायर कितना होता है सर 225, तो फिर कितना एनर्जी हो जाएगा सर उसका 225 जूल हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया आराम से, तो सर यहां तक हम लोग का जाकर के ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया ना। तो चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट थोड़ी पे अपना देखते हैं इसके आगे, चलिए देखते हैं सर आगे क्या है। तो ये सब हम लोग देख लिए, एग्जाम्पल वगैरह देख लिए, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ने के लिए सर पोटेंशियल एनर्जी, क्या पढ़ने के लिए है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तक हम लोग सब कुछ समझ गए। तो सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो सर काइनेटिक एनर्जी का यूनिट का बात करेगा तो एक एनर्जी ही है ना, तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट जूल ही होगा ना, तो वहां पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात है सर पोटेंशियल एनर्जी का, तो बताइए क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे सर काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ था कि सर वेलोसिटी के कारण वो एनर्जी आ रहा था ना किसी ऑब्जेक्ट में, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सर, तो ये जो है ना किसी बॉडी का पोजीशन के कारण जो आएगा ना एनर्जी इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वही एनर्जी कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के पोजीशन के ऊपर कि वो कहाँ है, ठीक है ना। तो आप एक बात याद रखिए, तो जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर ऊपर बॉडी को जैसे जितना जितना ऊपर लेते जाएंगे ना, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाता है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। समझ में आया, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन और शेप, इसके पोजीशन या तो शेप के कारण ये एनर्जी आता है किसी बॉडी के अंदर। अब इसके अगर एग्जांपल देखें, फिर रबर बैंड इज स्ट्रेचड एंड देन रिलीज, खींचते खांसते हैं ना, रिलीज करते हैं ना, तो सर उसमें क्या होता है सर, वो अपना पोजीशन बदलते रहता है ना, फिर पोजीशन पे आ जाता है। When the rubber band is stretched, energy is transferred to it to store as potential energy। तो जब खींचते हैं ना, तो वो जो है ना, जैसे आप कभी रबर बैंड वगैरह या स्प्रिंग वगैरह देखे हो, आप खींचते हो ना उसको, तो ऐसे आ जाता है, तो उस समय क्या होता है ना, वो लोग जो है ना पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आता है। समझ में आया, क्योंकि शेप चेंज किया ना, और वो पोटेंशियल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। उसका सिर्फ आप उसको रिलीज करते हो, कोई फोर्स भी नहीं लगाते हो, वो अपने आप सुकर जाता है कि नहीं, सुकर जाता है। क्यों जब फोर्स भी नहीं लिए तो लगाए, तो पर वो कैसे अपने आप को सुकोड़ लिया, इसी कारण से ना, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी जो था ना, स्टोर करके रखा था ना, उसको यूज किया और फिर वो अपना फिर से जैसा पोजीशन था ना, उस पोजीशन पे वो आ जाता है। तो बात समझ में आया कि सर क्या है पोटेंशियल एनर्जी, आया ना। चलिए इसके अलावा, ठीक है, हाँ, इफ वी वाइंड द की ऑफ ए टॉय कार एंड प्लेस इट ऑन द ग्राउंड, इट मूव, व्हेन वी वाइंड द की ऑफ द कार
टू द स्प्रिंग एज ए पोटेंशियल। गाड़ी जो बचपन में चलाए थे कार, वो वाला छोटा छोटा सा आता था ना, वो चाबी देना रहता था, याद है, की देना रहता था। तो उसमें जब घुमाते थे ना हम लोग उसको, तो स्प्रिंग क्या करता था ना, वो अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेता था, समझ में आया। और फिर जब उसको रिलीज करते थे, हम लोग छोड़ते थे, तो वही स्प्रिंग क्या है, अपना पोजीशन चेंज करेगा कि नहीं, उसी कारण से कार का पहिया आगे भागता था, समझ में आया। यही रीजन था कि वो कार चलने का, ठीक है। अब आगे देखिए, इफ वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट टू ए हाइट एंड रिलीज इट, इट फॉल डाउन। अब हम लोग क्या करते हैं सर, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं, ठीक है ना, तो वो भी अपने अंदर क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखता है। इट फॉल डाउन व्हेन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड, एनर्जी इज ट्रांसफर टू इट एंड स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी। और वो क्या किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, जो नीचे आने के समय फिर उसको रिलीज करना वो शुरू कर देता है। और फिर आके नीचे गिर जाता है ना जब जमीन पे, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बात यहां तक समझ में आया, पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या गेम कर रहा है, ठीक है सर। अब पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट पे अगर हम बात करें कि सर किसी हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो आप याद रखिएगा जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाओगे ना, पोटेंशियल एनर्जी बॉडी का क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब हाइट पे वो डिपेंड करता है। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का बात करें कि क्या होता है सर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज राइज टू ए हाइट, its energy increase because work is done on its again gravity. The energy present in such an object is called gravitational potential energy. जब हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी के अपोज में किसी चीज को उठाते हैं ना, तो क्या करता है, वो एक एनर्जी हम लोग का क्या करता है, स्टोर करता है किसके, ग्रेविटी के अपोजिशन में। तो सर उसी कारण से कौन सा एनर्जी कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसीलिए वहां पे हम लोग स्मॉल जी पुट करते हैं, mgh, ठीक है। तो सर चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एग्जांपल, ठीक है, ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को। क्या लिखा है सर, फाइंड द एनर्जी पोज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। मास कितना है सर, 10 kg है, व्हेन इट एट हाइट 6 मीटर, 6 मीटर ऊपर ग्राउंड में उठाएं, और जी कितना लेने बोलती है 9.8। तो बोला है कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े सर, पोटेंशियल एनर्जी mgh, यही ना पढ़े। तो बताइए मास कितना कितना दिया सर, मास दिया हम लोग को, मास दिया सर 10 kg, और जो और उठाएं कितना तक सर, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर तक उठाएं, h 6 मीटर दे दिया है सर, और g का वैल्यू 9.8 लेना है, g का वैल्यू कितना लेना है सर 9.8। अब मास कितना kg था, मास था उसका 10 kg, मास था 10 kg, तो मास कितना 10, g की जगह 9.8, और 6 मीटर हाइट तक उठाए, तो हाइट कितना ले लेंगे 6, तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 98 इंटू 6। तो सर बताइए कितना होगा कैलकुलेशन करके, 8 6 48, हाथ मेरा 4 54 और 4 58, यही ना, ठीक है। यहां सर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो यहां भी एनर्जी का यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, जूल ही लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है सर निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए पोटेंशियल एनर्जी 588 जूल आया। तो यहां तक आप लोग को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया है, अभी तक कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को नहीं हुआ होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अभी तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं, समझ गए ना, ओके। तो अपने बुक एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल इसके ऊपर दिया हुआ है, चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इसके साथ ही, ठीक है ना। चलिए देखते हैं वो एग्जांपल क्या है सर। चलिए आप लोग भी अपने बुक में ले आइए, और पेज नंबर कौन सा सर 154 निकाल लीजिए, एग्जांपल 11.6 पढ़िए। तो क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg एट ए सर्टेन हाइट एबव द ग्राउंड, 12 kg का मास है, कुछ हाइट पे है ग्राउंड से, ठीक है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, जो जो दिया है लिख लीजिए सर, हाइट कितने पे वो सर, मास दिया हुआ है 12 kg, हाइट नहीं दिया कितने हाइट पे, पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है कितना सर 480 जूल, ये दे दिया आपने को। उसके अलावा और क्या सर, फाइंड द हाइट एट विच ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जी बराबर 10 लेने बोल दिया है। अब बोल रहा है बताइए वो कितने हाइट पे होगा, ठीक है, जो इसके अंदर एनर्जी कितना जाए 480 जूल, हाइट पूछ लिया है, और जी बोला है 10 यूज करने के लिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता है सर पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, जो आपको पता है ना, पहले आप वो नोट डाउन लिख कर लो,
जो आपको पहले पता है पोटेंशियल एनर्जी लिखा है तो उसका क्या फॉर्मूला है, लिख लो mgh, यही होता है ना, लिख लिए। अब बताओ सर पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है 480 इक्वल टू मास कितना है सर 12 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू एच, यही तो निकालना है। जो दिया है पूरे का करके हम लोग कर दिए। अब यहां से एच अगर निकालने जाए हम लोग तो कितना होगा सर 480/12 इंटू 10, बताइए एक एक जीरो गया, फिर 12 से 4 जा, तो कितने मीटर के ऊपर होगा सर 4 मीटर पे। तो हाइट निकल गया 4 मीटर पे होगा जहां पे वो, वहीं पे एनर्जी कितना होगा 480 जूल। तो अब कुछ बच्चा बोल होगा सर ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh आया कैसे, mgh आया कैसे, किसी हाइट पे कैसे आया ये। तो देखिए आप पढ़े थे सर वर्क इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां ध्यान से समझिएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना। तो सर हम मान लिए कि सर वर्क फोर्स अपना कितना है, हमको पता है ग्रेविटी के कारण अगर हम कहीं उठाएं तो उसके नीचे फोर्स लग रहा है ना, कितना लगता है सर हमेशा फोर्स mg, ये चीज आप जानते हो ना, ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़े भी हो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है सर mg लिख दिया। और सर कि जितना डिस्टेंस पे वहां पे हाइट जितना ऊपर ले गए हम लोग डिस्प्लेसमेंट उसका, तो वही लेंगे ना h, यही लेंगे ना। तो सर यहाँ से वर्क ही क्या अपना एनर्जी है सर, तो एनर्जी बराबर कितना आ गया mgh, यही ना mgh। तो सर स्टार्टिंग में h 0 होगा, तो इनिशियल अगर हम लोग बात करें, ये देखो वर्क जैसे ये फाइनल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क फाइनल, और वर्क इनिशियल का बात करें तो mg इंटू क्या 0 ना, हाइट 0 पे तो सर ये 0 हो गया। तो हम लोग जब एनर्जी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे w फाइनल माइनस w इनिशियल, तो w इनिशियल 0 है, इसी कारण से क्या हो जाएगा w फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा mgh आ जाएगा। तो ये बात समझ में आया। तो सर यहां से एक चीज और पता चल रहा है सर, हाइट जो आप ले रहे हो तो एक बात बताओ कि सर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ग्राउंड पे है, इसको आप डायरेक्ट जो है ना यहाँ ले आए h हाइट पे, और एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से है यहाँ पे, और इसको जो है ना आप ऐसे घुमा घुमा के यहाँ तक लाए, ठीक है ना, ये भी कितने हाइट पे सर ग्राउंड से h ही हाइट तक ले गए हैं। तो क्या सर दोनों कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा क्या, हाँ दोनों पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है ना सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट देखता है, क्या देखता है डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं कि डिस्टेंस आप किधर से कितना चले हो, वो नहीं देखता है, वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखता है। इसीलिए सर पोटेंशियल एनर्जी पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, उसको पाथ कौन सा रास्ता है उससे मतलब नहीं है कुछ भी, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है सर इनिशियल पॉइंट और सिर्फ फाइनल पॉइंट पे। तो इस तरीके से हम लोग सिर्फ हाइट h ही लेंगे। तो यहां तक आप लोग समझ में आया। तो यही था अपना लोग का सर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ तक क्लास समझ में आया, तो ये क्लास को यहीं तक रोकेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। नेक्स्ट वीडियो अपना लोग का जो आएगा इसके आगे आएगा, ठीक है, अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या क्या पावर, वो सब चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है सर। एनर्जी कंजर्वेशन भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आपका यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है तो आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ इतना ही रहने दें। ओके बाय बाय, थैंक यू।